नमस्कार मित्रों। आज मालती जोशी जी की लिखी कहानी मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे कथा मंजरी में सुनिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने चांद तारे तो नहीं मांगे थे। आज दिन भर निधि पानी से बाहर पड़ी मछली की तरह छटपटा रही थी। शाम हुई तो घर से उसने कमरे में चक्कर लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो यह सब माँ देखती रही, उनसे रहा नहीं गया तो वे बोली, उसका फ़ोन नहीं आया तो तुम ही लगा कर देख लो, कोई छोटी थोड़े ही हो जाओगी। छोटे बड़े की बात नहीं है माँ, उसे शहर में आए 2 दिन हो गए हैं और शाम की वापसी है। अब तक उसे एक बार शक्ल दिखाने तक की फुर्सत नहीं मिली है। स्टेशन पर उतरने के समय एक कॉल किया था, बस उसके बाद से जनाब चुप लगाकर बैठ गए हैं। एक मैसेज तक नहीं भेजा है। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो तो एक बार जाकर देख आती। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, पिछली बार का अनुभव बड़ा खराब था, याद नहीं? फ़ोन करके किताब देने के लिए कहा था। मैं गई तो वातावरण इतना उखड़ा उखड़ा सा लगा। नहीं तो अंकल मुझसे दुनिया जहान की बातें करते थे। उस दिन नमस्ते का जवाब तक ठीक से नहीं दिया। आंटी हर बार कितना प्यार से मनुहार करती थी। यहाँ पर उस दिन पानी के लिए भी नहीं पूछा। शिशिर सामने पड़ गए तो मैंने किताब थमा दी। कहा कि तुम्हारे भाई साहब का ऑर्डर था। बस एक सूखा सा थैंक यू बोलकर चलता बना। रुचिरा तो कमरे से बाहर ही नहीं निकली। माँ सोच में पड़ गई। निधि, मुझे तो डर लग रहा है। कैसा डर? उन लोगों की नीयत में कुछ फर्क तो नहीं आ गया? माँ की बात से वह परेशान हो गई। इतनी देर तक तो गुस्से में बोल रही थी, अब उसे चिंता ने घेर लिया कि माँ ठीक कहती है, कोई बात तो ज़रूर है। नहीं तो यह संभव नहीं था कि शमीर यहाँ आता और उससे ना मिलता। उनकी दोस्ती कोई आज की थोड़ी है। 4 साल तक दिल्ली आईआईटी में एक साथ दोनों पढ़े हैं। एक ही शहर के होने के कारण दोस्ती का रंग बहुत जल्दी गाढ़ा हो गया। भोपाल दोनों साथ ही आते जाते थे। छुट्टियों में भी करीब साथ साथ रहते थे। कभी शमीर निधि के यहाँ खा लेता, कभी निधि उसके यहाँ पहुँच जाती। वैसे वैधानिक तौर पर अभी कुछ तय नहीं हुआ था, पर लगता था कि अनिच्छा से ही सही दोनों घरों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। अपना जातिगत अभिमान और संस्कार छोड़ना इतना सरल नहीं होता, पर कई बार बच्चों की खुशी सर्वोपरि हो जाती है। उस दिन समीर रात को 9 बजे आया, पर इस समय कहीं बाहर जाने का मूड नहीं था। इतनी रात को अनुमति मिलनी भी मुश्किल थी। दोनों छत पर जाकर बैठ गए। 5-10 मिनट यूं ही बीत गए। न समीर ने कुछ बताया। मुद्दे पर समीर ने ही मौन तोड़ा। लगता है इस बार युद्ध पर आया हुआ हूँ। 2 दिन घर पर जूझता रहा, अब तुम मुंह फुलाकर बैठी हो। शादी की बात पर मुझे एक लड़की देखने के लिए बुलाया गया है और हाँ कहने के लिए जोर डाली जा रही है। क्या मतलब? चौंक गई ना? मैं भी इसी तरह चौंका था। मैंने डैडी से कहा, सब कुछ जानते बूझते भी आपने नाटक क्यों किया? तो बोले, प्रोफेशनल कॉलेज में तो यह दोस्ती आम बात है, पर तुम शादी तक पहुंच जाओगे यह नहीं सोचा था। मम्मी बोली, कम से कम जाति बिरादरी का ख्याल तो करना था। बहन शादी करने लायक बैठी है, कल को उसकी बात चलेगी तो यह शादी आड़े आएगी। फिर क्या? बड़ी मुश्किल से उन्हें मना पाया हूँ। अब तुम लोगों की बारी है। मतलब अपने पापा से कहो एक बार मेरे घर हो आए। क्यों? ऐसे ही मम्मी डैडी को सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अपने माँ बाप को सेटिस्फाइड करने के लिए तुम मेरे माँ बाप को ह्यूमिलेट करना चाहते हो? इसमें ह्यूमिलेशन की क्या बात है? शादी अगर करनी है तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ निभानी ही पड़ती है, इससे गुजरना ही होगा। निधि फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। समीर भी उठ खड़ा हुआ। चलते समय सहज भाव से समीर ने पापा से कहा,
अंकल, आप लोग एक बार मम्मी डैडी से मिल लेते। हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा था। अब तुम ठीक से सेटल हो गए हो तो हम बड़ों को भी सीरियसली सोचना चाहिए। पापा ने इतनी आसानी से हाँ कर दी कि मुझे गुस्सा आ गया। माँ का तो हमेशा से एक ही तकिया कलाम है, अपन लड़की वाले हैं, थोड़ा झुककर चलना चाहिए। अब लड़की वाले हैं तो क्या आत्मसम्मान उठाकर ताक पे रख दें? पापा ने तो आसानी से हामी भर दी, पर लड़के वाले ने अपना लड़के वाले होने का फर्ज पूरी तरह से निभाया। 3 बार फ़ोन करके समय मांगा गया, तब कहीं जाकर मिलने का समय दिया गया, वो भी इस तरह कि बड़ा एहसान कर रहे हों। निधि का तो मन हुआ कि पापा मम्मी को रोक ले, पर वे क्या उसकी बात मानने वाले थे? उसका बस चलता तो वे खुद साथ चली जाती, ताकि समीर प्रसंग में माँ बाप के ढाल बनकर खड़ी रहे। पर माँ ने साफ मना कर दिया। तब उसने ललित को, अपने भाई को तैयार किया ताकि वहाँ का सारा हाल मालूम हो सके। ललित ने आकर बताया कि समीर के मम्मी डैडी पूरे वक्त यही सुनाते रहे कि इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, पर बेटे की जिद के आगे मजबूरन झुकना पड़ रहा है। एक से एक ऑफर हैं, पर मन मारकर सबको लौटाना पड़ रहा है। वे लोग चाहते थे पहले शिशिर की पढ़ाई न सही, रुचिरा की पढ़ाई ही पूरी हो जाती, पर आप लोग इसरार कर रहे हैं तो पहले यही काम निपटा देते हैं। इसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी गई थी। निधि का तो खून ही खौल गया था। माँ एकदम शांत थी, बोली, अगर इंजीनियर दामाद चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ता है। तुम्हारी शादी दीदी के शादी में नहीं किया था? माँ, तुम्हारी बेटी भी तो इंजीनियर है, समीर के साथ ही बीटेक किया है। अगर तुम लोगों ने मुझे बाहर जाने दिया होता तो आज मैं भी उसके बराबर तनख्वाह पाती होती। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ ने शांत भाव से कहा तो निधि ने सिर पीट लिया। ये हिंदुस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे। दीदी ने और माँ ने साफ कह दिया, देखो, ज़्यादा चू चपड़ मत करो, हम शादी किए देते हैं, उसे निभाने की कोशिश करना। ज़्यादा तुनक मिजाजी दिखाओगी तो अपना ही घर बिगाड़ोगी। लेकिन निधि बहुत बेचैन थी। समझ में नहीं आ रहा था कि पिछले 6 सालों से दोनों की दोस्ती चली आ रही थी, तब उसके माता पिता को एतराज़ नहीं हुआ। अब एकाएक क्या हो गया? पापा बोले कि तब उन्हें नहीं लगा होगा कि ये बात शादी तक जाएगी। ललित बोला, नहीं पापा, समीर के पास होते ही जैसे रिश्तों की बाढ़ आ गई है। उससे उसका मन डोल गया है। आपकी बेटी एमटेक कर गई है तो आपके लिए समस्या बन गई है, पर उनका बेटा तो लाखों की हुंडी बन गया है। पिछले 6-7 साल से लोग साथ घूम रहे हैं, सब दूर इनकी चर्चा है। अगर यह रिश्ता टूट गया तो समीर को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी शादी आसानी से हो जाएगी। समीर के डैडी यह बात जानते हैं, इसलिए उनकी कोशिश है कि बेटे की जिद की आड़ लेकर जितना खींचा जा सके खींच लिया जाए। क्यों नहीं? ललित ठीक कह रहा है। मना कर देंगे तो उनका कोई नुकसान नहीं होगा। उनके दरवाजे पर रिश्तों की लाइन लगी हुई है और तुम्हारे लिए दूसरा ढूंढना लड़का मेरे लिए कठिन हो जाएगा। दूसरा लड़का पापा? मैं समीर के अलावा किसी और की कल्पना नहीं कर सकती। तो फिर चुपचाप बैठो और हमें शादी की तैयारी करने दो। शादी सानंद संपन्न हो गई। हालांकि कई बार निधि का मन विद्रोह करने का हुआ, पर दीदी ने समझाया, निधि, अगले 50 साल तक भारत में यही स्थिति रहेगी। वधू पक्ष को वर पक्ष की शर्त माननी पड़ेगी, इसलिए नाटक मत करो। तुम्हें तुम्हारे मन का राजकुमार मिल रहा है और अपनी जाति और गोत्र के अभिमान को त्याग कर बड़ों ने मंजूरी दे दी है। इसे अपना सौभाग्य समझो और चुप रहो। अब अपना सारा ध्यान समीर पर लगाओ, बाकी चीज़ें हमारे लिए छोड़ दो। ससुराल में स्वागत ठीक ठाक हुआ, पर निधि को लगता रहा हार्दिकता के साथ असंतोष की एक अंतरधारा यहाँ बह रही है। पर यहाँ भी दीदी की सीख काम आई। दीदी ने कहा था
निधि, आज तक कोई ऐसी शादी नहीं हुई जिसमें शिकवे ना हो। ये सब तात्कालिक बातें हैं, वक्ती उन्माद हैं। कालांतर में लोग सब भूल जाते हैं। अगर किसी के मन में कोई खराश बाकी रहती है तो तुम अपने व्यवहार से सब दूर कर देना। निधि तो नए वातावरण में बेहद नर्वस हो रही थी। रिश्ते बदलते ही जाने पहचाने लोग अनजान लग रहे थे। यह तो अच्छा रहा, घर पर ज़्यादा दिन रहना नहीं पड़ा। पहली फुर्सत में ही वे लोग मसूरी चले गए। मसूरी के वे 8 दिन रंगीन सपने की तरह थे, दिलकश थे। दीदी ने ठीक ही कहा था, निधि इस समय सारी बातों को नज़रअंदाज कर दो, नहीं तो अपनी शादी को तुम एंजॉय नहीं कर सकोगी। इसलिए मसूरी तनाव रहित होकर आई थी। इसलिए वे दिन इतने खुशनुमा, रातें इंद्रधनुषी हो सकी। पर हर अच्छी चीज़ का अंत होता ही है। मसूरी की भी आखिरी शाम आ गई। दोनों तन मन से तृप्त होकर लौट रहे थे, पर उस खुशी पर भी उदासी की एक हल्की सी परत थी। उसी उदास लहजे में समीर ने कहा, मैं अंकलेश्वर चला जाऊं तो मम्मी के पास 2-4 दिन ज़रूर रह लेना, उन्हें अच्छा लगेगा। बाद में चाहे माँ के पास चली जाना। तुम अंकलेश्वर नहीं जा रहे हो? क्या मतलब? हम जा रहे हैं समीर। मैंने 1 महीने की छुट्टी ले रखी है। मुझे लगा कि तुम साथ चलने के लिए इसरार करोगे। मैं तुम्हें यह प्लेजेंट सरप्राइज़ देने का सोच रही थी। तुमने नहीं कहा, पर मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम वहाँ चलकर क्या करोगी? वही जो दुनिया भर की औरतें करती है। तुम्हारी गृहस्थी देखूंगी, तुम्हारे घर को सजाऊंगी, संवारूंगी। कच्चा पक्का जो भी मुझे आता है तुम्हें बना कर खिलाऊंगी। सुबह मुस्कुरा कर तुम्हें विदा करूंगी। शाम को बंद संवर कर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ऐसे आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? मैं कोई पहेली बुझा रही हूँ क्या? मुझे तो इस समय तुम खुद ही पहेली नजर आ रही हो। मैं तो तुम्हें लेकर उन सब कामों की कल्पना भी नहीं कर सकता जो तुमने गिनाए हैं। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा था? शादी मैंने सिर्फ मसूरी घूमने के लिए की है? महाशय, पिछले 6 महीनों से माँ के पास ट्रेनिंग ले रही हूँ। तुम्हारी सभी फेवरेट डिश मैंने सीख ली है। एक रेसिपी बुक भी खरीद ली है। अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहना। निधि ने उसकी नकल उतारते हुए कहा और मुस्कुरा दिया। फिर गंभीर स्वर में बोली, समीर, औरत जब शादी करती है तो उसका मकसद सिर्फ दैहिक तृप्ति नहीं होता है। वह एक घर चाहती है, अपना घर। उसके सारे सपने उसी घर से जुड़े होते हैं। मैं भी अपने उसी घर को देखना चाहती हूँ। घर जो तुम्हारी सांसों से महक रहा हो, और घर जो तुम्हारी उपस्थिति से प्राणवान हो गया हो। समीर उसे देखता रह गया। निधि डार्लिंग, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी भावुक हो। निधि ने शर्मा कर नज़रें झुका ली। पर मुझे माफ़ करना स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें कठोर धरातल से परिचय कराना चाहता हूँ, यथार्थ से परिचय कराना चाहता हूँ। एक तो मेरा जॉब 10 से 5 वाला नहीं है, ड्यूटी आवर्स बड़े ऑड हैं। दूसरे यह कि मेरा घर बहुत छोटा है। तुम्हारे सपने में फिट होगा कि नहीं कह नहीं सकता। मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं है। 2-3 कप, एक फ़ैन, 2-3 पतीला, इससे ज़्यादा नहीं है। नेवर माइंड माई बॉय, निधि ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से कहा। मेरी माँ ने मुझे कुकर से लेकर मिक्सर तक सारा सामान दिया है। 3-3 डिनर सेट उपहार में आए हैं। 100 पीसों की तो गिनती ही नहीं है। देखना 24 घंटे में तुम्हारे दड़बे की काया पलट कर दूंगी। चिंता मत करो। पर समीर पूरे रास्ते चिंता मग्न बना रहा, क्योंकि वह अपनी मम्मी को अच्छी तरह से जानता था। उसे मालूम था कि निधि की छुट्टी की बात घर में एक धमाके की तरह से गूंजेगी। सामान मांगने की तो वह सोच ही नहीं सकता था। जैसा कि सोचा था, मम्मी ने सुनते ही मुंह बना लिया था। अब तो सब अपने मर्जी के मालिक हो गए हैं। घर के बड़ों से तो पूछने का रिवाज ही नहीं रहा। आप कहें तो उसे यहीं छोड़ जाऊं?
ना बाबा, दुनिया जहान वाले मुझे कोसेंगे। नई ब्यावली को यहाँ रोक लिया, पति के पास जाने नहीं दिया। उसने छुट्टी ले रखी है इसलिए, बाद में तो उसे आपके पास ही रहना है। समीर ने मस्का लगाते हुए कहा, पर उसका श्रम व्यर्थ गया। मम्मी ने हाथ नचाते हुए कहा, ना बाबा, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसका मन करे तो यहाँ रहे, नहीं तो मम्मी के यहाँ भी जा सकती है। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो थी ही। खाना बनाने के लिए 4 बर्तनों की दरकार थी, पर समीर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तब निधि ने ही विनम्र शब्दों में अपनी मांग रखी कि जैसा सोचा था। उनकी भवें तन गई और बोली, और तुम्हारे पीछे उनकी देखभाल कौन करेगा? कुछ सोचा है? मम्मी जी, औरतें पीहर भी तो जाते रहती हैं, उनके पीछे उनके गृहस्थी के देखभाल का कुछ तो तरीका होगा। जवाब अच्छा नहीं लगा था, पर वह कुछ नहीं बोली। अपनी गृहस्थी से गिनती के बर्तन निकालकर उसके सामने रख दिए। उसका मन बूझ गया। नई नई गृहस्थी का चाव आधा रह गया। फिर उसने डरते हुए कहा, मम्मी जी, कुकर ले जाऊं? समीर को दाल भात तो रोज़ चाहिए। ले जाओ भाई, तुम्हारे ही सामान है, पूछने की क्या ज़रूरत है। सब ले जाओ यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। मैं किसी के मोहताज नहीं हूँ। जरा सी बात का बतंगड़। निधि तो स्तब्ध रह गई और मम्मी जी केवल कह कर चुप नहीं हुई। उन्होंने निधि का सारा सामान नौकरों के साथ निधि के कमरे में भिजवा दिया। समीर पहले तो हक्का बक्का रह गया, पर उसी पर बरस पड़ा। यह तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी। अंत में हुआ यह कि समीर ने एक भी चीज़ को हाथ नहीं लगाने दिया। रेलवे स्टेशन के लिए चले तो उनके पास सिर्फ अपने सूटकेस थे। माँ पापा लेकिन ढेर सारा सामान लेकर आ गए थे। इतना सारा क्या क्या ले आई हो? निधि ने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा सा अचार है, चटनियाँ और मसाले हैं। थोड़े से दाल चावल भी रख दिए हैं। जाते ही बाजार कहाँ देखोगी? उसका मन हुआ कह दे, दाल चावल तो ले आई हो माँ, पर बनाऊंगी किस में? बड़ी मुश्किल से अपने को रोका। माँ को परेशान करने में कोई तुक नहीं थी। पति के साथ जाने का उत्साह खत्म हो गया था। मन हो रहा था छुट्टी कैंसिल करके माँ पापा के साथ यहीं से घर चली जाए, पर उनके प्रश्नों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वे बार बार समीर से कह रही थी कि नौकरी तो ज़िंदगी भर करनी है, पर ये दिन लौटकर फिर कभी नहीं आएंगे। इसी मंत्र के बल पर वह गाड़ी पर चढ़ सकी। उसने तय कर लिया था, हताशा को वह अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। खुशी के जो भी पल उसके आएंगे वह उसका भरपूर आनंद लेगी। इस संकल्प ने उसे बहुत बल दिया। समीर ने सच ही कहा था, उसके पास कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक तो वे लोग बाहर ही खाते रहे। फिर सोच विचार कर ज़रूरतों की चीज़ें खरीदी गई। घर को सजाना तो सपना ही था, पर उसे रहने लायक तो बनाना ही था। इस मशक्क़त में समीर ने चौथे दिन ही हाथ ऊंचे कर दिए। मैं तो मसूरी में ही बैंकरप्ट हो गया था। हनीमून ही भारी पड़ रहा था, तो कोई ज़रूरी था हम हनीमून में मसूरी ही जाते? यही आ सकते थे। साथ रहने से ही तो मतलब था, कहीं भी जा सकते थे। तुम्हारा प्लान पहले से पता होता तो यही करते। तुम्हारा यह सरप्राइज़ बहुत महंगा पड़ रहा है। तुम्हारा ईगो ही तुम्हें ले डूबा, नहीं तो ज़रूरत का हर सामान हमारे पास मौजूद था। खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। पर उसने कुछ नहीं कहा। अपने संक्षिप्त से प्रवास में किसी प्रकार का कड़वाहट वह घोलना नहीं चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि यहाँ से मीठी यादें ही केवल साथ जाए। 1 महीना पलक झपकते ही गुजर गया। खूब रास आ रही थी जिंदगी। इतना आराम कभी नहीं मिला। जब से होश संभाला पढ़ाई का भूत पीछे लग गया था। छुट्टियाँ भी कभी निरापद नहीं बीती। क्लासेस का दानव सदा सिर पे सवार रहता था। कॉलेज में जाने के बाद तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिली, और अब नौकरी का सिर दर्द है। माँ बाप ने बाहर जाने नहीं दिया
तो मनचाही नौकरी तो नहीं मिली, जो मिली है उसमें वेतन कम और काम ज़्यादा है। इतनी फुर्सत भरी ज़िंदगी तो शायद कभी नसीब नहीं होगी। पढ़ लिख लिया है तो नौकरी करना भी ज़रूरी है। घर वाले परेशान हो जाएंगे, उपदेश देने लगेंगे, बाहर वाले ताने कसेंगे, आलोचना करेंगे। उन्हें उन औरतों पर रश्क होने लगा जो आराम से घर में बैठकर गृहस्थी करती हैं। फिर विदा की बेला आ पहुंची। वह समीर की बाहों का तकिया बनाकर मुग्ध भाव से लेटी हुई थी। समीर भावुक स्वर में कह रहा था, कितनी जल्दी तुम मेरी आदत में शुमार हो गई हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे जी रहा था। अब तुम कल चली जाओगी, यह सोचकर ही कलेजा मुँह को आ रहा है। तुम कहो तो ना जाऊं? समीर हंस दिया, फीकी एक उदास हंसी। उसके वक्ष में मुँह छुपाकर निधि बोली, सच कह रही हूँ, अगर तुम कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगी, कह कर तो देखो। पर उस समय उसने कुछ नहीं कहा। वह आवेग, वह उष्मा न जाने कहाँ तिरोहित हो गई। वह धीरे धीरे शिथिल होने लगा। वह कोहनी में हाथ टेक कर बैठ गई। उसने समीर की आंखों में झांक कर देखा। उसके सपनों का प्रतिबिंब वह नहीं था। क्या यही प्रेम है? क्या इसी व्यक्ति के लिए अपने परिवार, अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ चली आई? कम से कम एक बार तो कहते कि निधि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। पर वे दो शब्द भी जैसे उसके लिए भारी पड़ गए थे। फिर उसे याद आया, यहाँ आने का प्रस्ताव उसी का था। समीर ने कोई इच्छा नहीं जताई थी। उसके लिए शायद हनीमून के 8 दिन पर्याप्त थे। इसका कारण यह है कि पुरुष के लिए शादी मात्र सेक्स का एक वैधानिक माध्यम होता है, जबकि औरत के लिए वह जिंदगी की परिभाषा है। शादी को जमा 1 महीना हुआ है, क्या अभी से उसका मोह भंग होने लगा है? इतना पढ़ लिख जाने के बावजूद क्या वह उन औरतों की जमात में शामिल हो गई है जिनका अपना कोई वजूद नहीं होता, कोई मर्जी नहीं होती? वे जहाँ चाहे ठेल दी जाती हैं। उसका मन कैसा तो हो आया। नींद तो खैर अब हवा हो गई थी। वह सीधे उठकर बैठ गई और बोली, समीर एक बात कहूँ? वापस जाना मुझे सचमुच अच्छा नहीं लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए यहीं कोई जॉब नहीं ढूंढ सकते? समीर उसे आश्चर्य से देखता रहा। कहीं तुम नौकरी छोड़कर तो नहीं आई हो ना? तुम्हारे प्लेजेंट सरप्राइज से अब मुझे डर लगने लग गया है। डर? यह शब्द उसे भीतर तक आहत कर गया। पर उसने अपना दर्द चुपचाप पी लिया और कहा, नौकरी छोड़ी तो नहीं है, पर अब छोड़ने का इरादा है। वैसे कोई बहुत अच्छी नौकरी तो नहीं है। वैसी नौकरी तो यहाँ भी मिल सकती है। मिल तो सकती है, पर खुद मैं यहाँ से भागने की सोच रहा हूँ। अच्छा तो चलो, हम दोनों साथ चलेंगे। तो चलो, हम प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों के लिए नौकरियों की कोई कमी नहीं है। हमारे लिए तो चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, यह तो इंजीनियर्स के तीर्थ बन चुके हैं। और फिर हम दोनों साथ होंगे तो हम अंडमान में भी मज़े से रह लेंगे। नौकरी मिलना कठिन नहीं है, फिर भी ढूंढनी पड़ेगी, और यह काम एक दिन में तो होगा नहीं। तो यह करती हूँ, तुम अपने नौकरी करो, मैं दिन भर इंटरनेट पर सर्च करूँगी, जॉब हंटिंग करूँगी, इंटरनेट पर सर्च करूँगी, अखबारों के विज्ञापन देखूँगी। मतलब यहीं रहोगी? हाँ, इरादा तो यही है। मेरी तनख्वाह में गुजारा कर लोगी? इस देश की आधी से ज़्यादा औरतें पति की तनख्वाह में ही गुजारा करती हैं। तुमसे आधी तनख्वाह में पापा ने 3 बच्चे पाले हैं, 2 लड़कियों की शादियां की हैं। निधि, मुझे घर में भी कुछ भेजना होता है। पिछले महीने तो कुछ भेज नहीं पाया। पिछले महीने तो उन्होंने तुमसे कोई अपेक्षा भी नहीं की होगी। खैर, जितना चाहे तुम भेजते रहना, मैं थोड़े में ही गुजारा कर लूँगी। थोड़े दिनों की तो बात है, यह बताओ कि तुम खुश हो ना? समीर टेंशन में लग रहा था। अगले 4-5 दिनों में उसे लगने लगा जैसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ ही मेहमान की तरह उसके घर में ज़बरदस्ती रह रही है।
समझ नहीं पा रही थी ऐसा क्यों लग रहा है। इसके बावजूद वह लौटने का मन नहीं बना सकी। शादी के बाद उसे माँ के घर पर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उस पर अपना बोझ नहीं डालना चाहती थी और समीर के घर में रहने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कहने को तो वह उसका घर था, पर घर की संज्ञा से वह कोसों दूर था। कहने को तो वह उसकी ससुराल थी। पति के बिना वहाँ पाँव देने की कल्पना से उसकी रूह कांपती थी। काश वह सब बातें समीर से कह पाती। समीर तो बड़ा खुश है। अपना विरोध भूलकर मम्मी डैडी ने उसे अपना लिया है, पर इस अपनाने में मात्र औपचारिकता है, हार्दिकता नहीं है। यह समीर कभी समझ नहीं पाएगा। समीर को कैसे बताए? उन सब के मन में एक फांस है। उसकी चुभन सिर्फ वही महसूस कर सकती है। रिश्ते बदलते ही जाने पहचाने लोग अजनबी बन जाते हैं तो मन में कैसी पीड़ा होती है, इस बात को समीर कभी जान नहीं पाएगा। समय को तो बीतना था और बीत गया। दिवाली सामने आकर खड़ी हो गई। पहली दिवाली थी, घर जाना जरूरी था। निधि ने बड़े उत्साह से सारी तैयारी की। जो बन सकता था मिठाई बना ली। गुजरात का प्रसिद्ध नमकीन ढेर सारा बांध लिया। सबके लिए उपहार खरीदे। ललित के लिए भी एक टी शर्ट खरीदा गया। हालांकि लिस्ट में उसका नाम नहीं था। ललित का याद दिलाना ही उसे इतना अपमानजनक लगा कि फिर उसने दीदी के बच्चों का तो नाम ही नहीं लिया। दिवाली ठीक ठाक निपट गई। निधि ने मन में कोई कड़वाहट नहीं आने दी। त्यौहार का मज़ा फीका नहीं होने दिया। दिवाली के तीसरे दिन भाई दूज के दिन उसने सास से कहा, मम्मी जी, आज मैं ललित को टीका करने जाऊंगी। रात में वहीं रुक जाऊंगी। दीदी भी आ रही है। सास ने कहा, आज टीका करके लौट आना, कल समीर चला जाएगा, फिर चाहे जितनी मर्जी रह लेना। निधि ने समीर की ओर देखा। समीर ने गला साफ करते हुए डरते डरते कहा, निधि मेरे साथ जा रही है। निधि को समझ में नहीं आया समीर इतना सहमा हुआ सा क्यों है। फिर उसे याद आया उसके त्याग पत्र की बात घर पर बताई नहीं गई थी। वे लोग तो यही समझ रहे थे कि छुट्टी चल रही है और सच कहते हुए समीर को डर लग रहा है। लेकिन नौकरी छोड़ क्यों दी? वह कह रही थी कि नौकरियां तो बहुत मिल जाएगी, पर ये दिन लौट कर नहीं आएंगे। निधि तो सन्न रह गई। पति पत्नी के बीच की अंतरंग बातचीत इस तरह से सार्वजनिक की जाती है? कोई अपने माता पिता से इस तरह की बातें कहता होगा? संकोच के मारे उसे वहाँ खड़ा रहा नहीं गया। भीतर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई, जैसे कि अपेक्षा थी। डैडी जी डांट रहे थे, यू आर इमोशनल फूल्स। नौकरियाँ क्या इस तरह सड़क पर पड़ी मिल जाती है? कितना कंपटीशन है, कुछ पता है? हजारों लड़के पाँव साठ होकर हर साल निकल रहे हैं। तुम लोग जितने देर करोगे उतने फ्रेम से बाहर धकेल दिए जाओगे। 10-15 हज़ार रुपये महीने का नुकसान हो रहा है, सो अलग। क्या करूं, वह कुछ समझना ही नहीं चाहती। मम्मी बोली, अगर घर में बैठने वाली ही चाहिए थी तो वह जयपुर वाली क्या बुरी थी? कम से कम सुंदर तो थी। रुचि ने जोड़ा, अरे वह बरेली वाले तो इंजीनियर लड़की दे रहे थे और साथ में एक सेंट्रो भी। उनकी मति मारी गई थी तो क्या करें। डैडी ने उसांस भरी। निधि डाइनिंग टेबल पर दोनों हाथों को सिर में दिए बैठी सारी बातें सुन रही थी। या शायद उसे सुनाने के लिए ही सब कुछ कहा जा रहा था, क्योंकि सबको मालूम था निधि कहीं दूर नहीं गई है, जालीदार पार्टीशन के पीछे ही बैठी हुई है। निधि का मन वितृष्णा से भर उठा। उसे अपने सास ससुर पर इतना गुस्सा नहीं आया जितना कि समीर पर आ रहा था। वे लोग तो जब तक अपनी भड़ास निकालते ही रहते थे, पर समीर को यह क्या हो गया? वह तो एकदम बच्चों की तरह पेश आ रहा है। अपना बस नहीं चला तो बड़ों से शिकायत लगा दी। लगा कि वह भी अपने मन का गुबार निकाल रहा है। जो कुछ कहना चाहता था और कह नहीं पा रहा है, वह सब अपने मम्मी डैडी से कहलवा रहा है। क्षोभ ने उसके मस्तिष्क को शून्य कर दिया। फिर एक नई योजना आकार लेने लगी। दोपहर को सब
थोड़ा एकांत मिला तब उसने विनम्र शब्द में सास से कहा, मम्मी जी, सुबह डैडी जी के सामने मैं बोल नहीं पाई थी। मैं ज्वाइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों के बाद तो छोड़नी ही थी। क्यों? उन्होंने पूछा तो निधि ने एक सल्लज मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। कुछ है क्या? उन्होंने प्रश्न किया तो निधि ने स्वीकारोक्ति में सिर हिला दिया। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब? निधि ने प्रति प्रश्न किया तो वे सकपका गईं। मेरा मतलब यह था कि अभी तो तुम लोग खुद ही बच्चे हो, अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है। अभी से जिम्मेदारी गले पड़ जाएगी तो ठीक से घूमना फिरना भी नहीं हो पाएगा, कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। घूमने फिरने का बजट मम्मी जी हमारे पास है ही कहाँ। सोचा इसी बहाने साथ रह लेंगे, बाद में नौकरी करनी ही है। कितने महीने हुए हैं? 2। तो अभी तो ज़्यादा देर नहीं हुई है। फ्री होना चाहती हो तो बोलो, नर्सिंग होम पास ही है, डॉक्टर भी पहचान की हैं। सास के स्वर में अनुनय था, अपेक्षा थी। मम्मी जी, मेरी डॉक्टर कहती है पहली प्रेगनेंसी टर्मिनेट नहीं करनी चाहिए, बाद में प्रॉब्लम होती है। सास का मुंह लटक गया। उन्होंने फिर भी पूछ लिया, बच्चे को संभालेगा कौन? वह तो मम्मी जी जब भी होगा कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही होगा। सास निरुत्तर हो गई, पर पहली फुर्सत में यह सूचना पति देव तक पहुंचा दी। वे बोले, पढ़े लिखे मूर्ख ऐसे ही तो होते हैं। इस बार लौटते हुए पहली वाली उमंग का शतांश भी नहीं था। दोनों के मन बुझे हुए थे और दोनों एक दूसरे से रुष्ट थे। पूरी यात्रा में अपने आप में दोनों खोए हुए एक दूसरे को नज़रअंदाज करते रहे। निधि के मन में सारा परिदृश्य बार बार घूम रहा था। खास तौर पर उसे कल की किस्सा याद आ रही थी। ललित को टीका करने के बाद दीदी उसे एक और ले गई थी। उसकी प्रगति के बारे में पूछा था। उसने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया तो उपदेश देने लगी, ज़्यादा प्लानिंग मत करना, एक अभी हो जाने दो, दूसरा जब मर्जी हो आने देना, नहीं तो बाद में मुश्किल होती है। दोनों बहनों को खुसुर पुसुर करते देखा तो पता नहीं माँ क्या समझी और शुरू हो गई, अब जरा ऊपर नीचे देख कर चला करो, ये बंदरों की तरह उछल कूद बंद करो। फिर यह कि अमुक चीज़ खाना, अमुक चीज़ मत खाना, वज़न मत उठाना, सही संध्या को बाहर मत निकलना। दोनों बहनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते दीदी बोली, माँ तुम्हें तो हर बात की जल्दी पड़ी रहती है, जब ज़रूरत होगी अपने आचार संहिता टाइप करके भिजवा देना, वह फ्रेम करके रख लेगी। उस समय भी निधि को अपनी सास याद आ गई थी। अब भी वह यही सोच रही थी, एक ही बात की प्रतिक्रिया दोनों घर में अलग क्यों है, जबकि टेंशन माँ को होना चाहिए, क्योंकि इस खबर का मतलब है एक और खर्च। माँ ने इस बार भी ढेर सारा सामान बांध दिया था, उसमें दिवाली का निमित्त भी जुड़ गया था। उसकी तुलना में ससुराल की विदाई थोड़ी फीकी ही रही। पिछली बार मम्मी जी ने तूफान बर्पा करके उसका सारा सामान कमरे में पटक दिया था। इस बार वह नदारद था। इस बार उसने न कुछ मांगा न उन्होंने कुछ दिया। पिछली बार तो कसक मन में रह गई थी, पर इस बार उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि गृहस्थी का जो उल्लास मन में था वह खत्म हो गया था। और अगर वह सारा सामान उठाकर रुचि को दे भी देगी, इसकी संभावना बहुत प्रबल है, तो भी उसे बुरा नहीं लगेगा। पूरे रास्ते निधि मन पर संयम रखी रही। फिर घर पहुंचते ही उसने समीर को आड़े हाथों लिया। अगर तुम्हें मेरा साथ आना इतना बुरा लगता है तो मुझसे कहा होता, बच्चों की तरह मम्मी डैडी से शिकायत करने की क्या ज़रूरत थी। समीर भरा हुआ था, बोला, पहले मुझे यह बताओ, इतनी इम्पॉर्टेंट खबर पहले मुझे नहीं दी गई। कौन सी? यही कि तुम माँ बनने वाली हो। कितनी शर्म की बात है कि मुझे दूसरे यह जानकारी दे रहे हैं। अच्छा, तो श्रीमान जी इस कारण मुँह फुलाए हुए थे। निधि को मन ही मन हंसी आ गई, परंतु प्रकट रूप में उसने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि तुम सीधे मुझे नर्सिंग होम में ले जाकर एबार्शन करवा देते
तो तुम्हें क्या मैं जल्लाद नजर आता हूँ? तुम्हारी माँ तो पिछली पीढ़ी की हैं, वे भी पोते की खबर सुनकर पुलकित नहीं हुई, तो तुमसे क्या आशा की जा सकती थी? समीर एकदम गंभीर हो गया। बोला, मम्मी को टेंशन होना स्वाभाविक है। अभी शिशिर की पढ़ाई बाकी है, रुचि की शादी होनी है। मम्मी सोच रही होंगी कि मेरी अपनी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी तो मैं उन लोगों को सपोर्ट कैसे कर पाऊंगा। और तुम भी अभी आउट ऑफ जॉब हो। समीर, मान लो तुम्हारी किसी ऐसे लड़की से शादी होती जो इतनी क्वालिफाइड नहीं होती, तब भी तो घर चलता, तब बात और होती। तब प्रश्न के साथ ही साथ निधि को उत्तर भी याद आ गया। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, तब बात और होती। आने वाली अपने साथ 4-5 लाख कैश लाती। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। आईआईटी वालों का रेट 10 लाख से ऊपर शुरू होता है। अरे सॉरी यार, इसका मतलब है मेरे चक्कर में तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। एक औसत रूप रंग वाली लड़की से शादी करने का फैसला तुम्हारा सही नहीं रहा। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना रूप मिला, ना रुपया। समीर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। निधि ने सोचा समीर उसे बाहों में भर कर कहेगा, निधि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारे सिवा मैं किसी दूसरी लड़की की कल्पना भी नहीं कर सकता। पर समीर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप फ्रेश होने चला गया। निधि को थोड़ी निराशा तो हुई, पर आश्चर्य नहीं हुआ। समीर के इस बदलाव को वह बहुत पहले से महसूस कर रही थी। उसे एहसास हो गया था कि समीर भावनात्मक रूप से उससे दूर हो गया है, या कि उस तरह से कभी जुड़ा ही नहीं था। दोनों एक सुखद भ्रम में जी रहे थे। ए मैन, कांग्रेचुलेट मी। समीर काम से लौटा ही था कि निधि ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। खुशी जैसे उसकी आंखों से छलक पड़ रही थी, उल्लास से चेहरा दमक रहा था। एक अरसे बाद निधि इतनी प्रफुल्लित नजर आ रही थी, नहीं तो आजकल काफ़ी चुप चुप रहने लगी थी। समीर, मुझे बधाई दो ना। किस बात की, पहले पता तो चले। उत्तर में निधि ने उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। समीर ने उसे उलट पुलट कर देखा, फिर खोल कर पढ़ा, अ कॉल लेटर फ्रॉम सिंगापुर। वाओ, यह गोरख धंधा तुम कब से करने लगी? तुम्हारे पीछे घर में बैठे बैठे और करती क्या हूँ? तुम सोच नहीं सकते मैंने कितनी जगह अप्लाई किया है। बहुत जगह से ऑफर्स भी आ गए हैं। बट दिस इज सुपर्ब। सुपर्ब तो है, पर दूर कितना है? आजकल दूरियां कहाँ मायने रखती है समीर। जितनी देर में हम भोपाल से यहाँ पहुँचते हैं, उतनी देर में मैं सिंगापुर से यहाँ पहुँच सकती हूँ। बाई एयर, ऑफ कोर्स। दे आर गिव मी 90,000 पर मंथ। जस्ट इमेजिंग, 90,000 रुपये हर महीना। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ। ए, तुम जलस तो नहीं हो रहे हो ना? जलस क्यों होऊंगा भला, बल्कि मैं तो खुश हूँ, तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ, समीर ने कहा। हालांकि उसके शब्द उसके मनोभावों को गवाही नहीं दे रहा था, पर निधि अपने में इतनी मग्न थी कि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। बोली, हाँ, अब तुम्हें खुश ही रहना है, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। शिशिर की पढ़ाई भी होगी, रुचि की शादी भी होगी। मैं ललित की भी थोड़ी बहुत मदद कर दिया करूँगी। दोनों बहनों के शादी के बाद पापा का हाथ थोड़ा तंग हो गया है। समीर ने देखा, एक मनपसंद कॉल लेटर आने के बाद से निधि का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। इसी चेहरे पर कैसी मुर्दनी छाई रहती थी, और समीर उसे कुछ और ही संज्ञा दे रहा था। उसे एकदम स्मरण हो आया, और हमारा बच्चा? निधि, उसका क्या होगा? समीर के स्वर में हल्का सा कंपन था। हमारा बच्चा? वह तो बेचारा अपने स्वागत का सरंजाम देकर उल्टे पैरों लौट गया है। मतलब फिकर नॉट यार। रुचि की शादी हो जाने दो, शिशिर की पढ़ाई हो जाने दो। मैं तो कहती हूँ
उसकी शादी भी हो जाने दो, फिर हम अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। डोंट वरी, अभी बहुत ज़िंदगी पड़ी है। ओके? तुम मुझे ताना दे रही हो? ताना किस बात का? तो फिर यह शिशिर की पढ़ाई और रुचि की शादी की बात क्यों हो रही है? यह जाप तो मैंने इसी घर में आकर सीखा है। पर समीर, इसके लिए मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को कोई दोष नहीं देती। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनकी कुछ अपेक्षाएं रही होंगी, उनकी कुछ समस्याएं होंगी, पर तुमने मुझे सिर्फ रुपए कमाने की मशीन समझ लिया, तब बहुत पीड़ा हुई। व्हाट डू यू मीन? तुम अभी पूछ रहे थे ना कि मैंने यह गोरख धंधा कब शुरू किया। समीर, मुझे जिस दिन एहसास हुआ कि मेरा घर बैठना तुम्हें नागवार गुजर रहा है, तुम्हारे मन पर बोझ बनता जा रहा है, मैंने उसी दिन से नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। इस बार भोपाल प्रवास पर मैंने जो महसूस किया, जो देखा, उसके बाद तो यहाँ लौटने की इच्छा ही नहीं थी, पर मुझे मजबूरन आना पड़ा, क्योंकि सारे पत्र इसी पते पर मंगवाए थे और मैंने तभी यह तय कर लिया था कि नौकरी करने बहुत दूर जाऊंगी। अगर मुझे इससे अच्छा अवसर मिला तो मैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी तैयार हूँ। दूरियाँ मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती। मन पर 100 योजन की दूरी रहकर एक छत में रहने से अच्छा है दूर ही रहा जाए। निधि क्षण भर सांस लेने के लिए रुकी थी। दोबारा उसने बोलना शुरू किया तो उसका स्वर भीगा हुआ था। समीर, मैंने तुमसे खुशियों के चंद पल मांगे थे, चैन और सुकून के 4 दिन मांगे थे। इसके बदले में सारी उम्र मैं तुम्हारी गुलामी करती, पर तुमसे इतना भी ना हो सका और वह फूट फूट कर रो पड़ी। समीर उसे देखता ही रह गया। निधि आज उसे अलग ही अलग रूपों में दिखाई दे रही है। क्षण भर पहले का उसका ओजस्वी रूप उसके लिए अनजाना था। यह रोने वाली निधि तो और भी अपरिचित सी लग रही थी। उसे लगा उसे गले लगाकर सांत्वना दे, पर साहस नहीं हुआ। लगा कि यह अधिकार उसने खो दिया है। अभी आप मालती जोशी जी की कहानी सुन रहे थे। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।